जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। आज आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना में सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु अणु आयन। सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है। परमाणु मान लीजिए ये मार्कर है, इसको आप इतना तोड़िए कि जो सबसे आखिरी टुकड़ा बचे उसका कोई टुकड़ा ना किया जा सके। अर्थात परमाणु वो होता है जिसे विभाजित ना किया जा सके, दो टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके, वो क्या होता है, परमाणु। परमाणु हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये सूक्ष्मतम कण होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ये मार्कर है, बहुत सारे अणुओं के साथ मिलकर ये एक अणु का निर्माण हुआ। ये हमारा है मार्कर। इसको जब तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों से ये मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या हुआ, अणु। बात समझ में आ गई। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तीसरा क्या होता है हमारे पास, आयन। कोई परमाणु या परमाणु समूह जिसके पास क्या हो, चार्ज। कोई परमाणु या परमाणु समूह जिसके पास अपना चार्ज हो, आवेश हो, उसे हम कहते हैं आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। बात समझ में आ गई। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। अब पढ़ते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है, किसी भी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं। कोई भी आपके पास उपकक्षक हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद फिर उनका जोड़ा बनाते हैं। हमारे पास उपकक्षक कौन से होते हैं, यस, पी, डी और एफ। यश के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। पी इसके होते हैं 3। डी के पास कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसका होता है 1। पी के होते हैं 3 डिब्बे, डी के होते हैं 5 और एफ के 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हुंड ने क्या कहा था, हुंड का जो रूल है कि किसी भी उपकक्षक, ये हमारे पास उपकक्षक हैं एस, पी, डी, एफ, इनके ये भाग हैं। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद फिर जोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एफ कक्षक है, इसमें हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले 7 भरेंगे, फिर जो बचे हैं उनको फिर जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। 8 9 10 11 12। बात समझ में आ गई। एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे यहाँ पे देखना, डी ब्लॉक में कितने भरने हैं, 7 भरने होगा। मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन भरने, सबसे पहले 1 भरेंगे, 2 3 4 5 6 7। पहले एक एक करके भरते हैं, फिर जो बचते हैं तो स्टार्टिंग से उनका जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ गई। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले हम एक एक भरेंगे, 1 2 3 और फिर ये 4, तब आपका सही माना जाएगा। यस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। एक भरना हो ऐसे भरेंगे, दूसरा इस तरह। तो समझ में आ गया हुंड का नियम क्या है। जल्दी से नोट कर लीजिए।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हुंड का नियम हमारा समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? अपवर्जन का मतलब होता है छोड़ना। अपवर्जन का मतलब क्या होता है? छोड़ना। पाउली ने सन 1925 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। पाउली खुद एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो पाउली का अपवर्जन नियम किसने दिया था? पाउली ने। कब दिया था? 1925 में। और इसे क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत। तो पाउली ने अपने अपवर्जन नियम में क्या कहा था कि दो फर्मियान समान समय में समान प्रमात्रा में नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। क्या कहा था पाउली ने? कि दो फर्मियान समान समय में समान प्रमात्रा में नहीं रह सकते हैं। इसे क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको 1925 में पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो समझ में आ गया पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है देखते हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करती हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन। क्वांटम संख्या किन्हें कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं। अब हम देखते हैं क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे लिख देते हैं। अब समझते हैं इनका काम क्या है। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारी मुख्य कक्षा को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कक्षा का वर्णन करते हैं। जैसे n 1 2 3 4 आप देखते हैं ना, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो किस कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, उसका वर्णन करते हैं। अगर इस कक्षा में हो तो पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में। इसको देखते हैं। एजीमुथल को क्या करते हैं? इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है उपकोषों का वर्णन करना। ये उपकोष का वर्णन करता है। किसका? उपकोष। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से दिखाएंगे और ये दिखाएगा उपकक्षा यानी ऑर्बिटल का वर्णन करेगा। ये क्वांटम नंबर हमारी ऑर्बिटल का वर्णन करती है। और स्पिन क्वांटम नंबर दिशा का वर्णन करती है। आपने देखा होगा अभी ऐसे हमने ऑर्बिटल बनाया था। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है तो देगा +½ और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की ओर भरा हुआ है तो उसे हम लिखते हैं -½ तो इसकी दिशा ऐसे दिखाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा -1/2। जो नीचे की ओर जिसका मुंह है -1/2, ऊपर वाला +1/2। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं। अभी हम पहले कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। यल को तो आप समझ गए, 1 2 3 जो कक्षा होगी वही समझेंगे। यल क्या क्या होता है? यल का मान यस उपकोष के लिए होता है 0,
P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। ठीक है, यन कैसे लिखेंगे समझ में आ गया, यल कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। अब देखते हैं यम का मान कैसे निकालते हैं। यदि यस कक्षा है, यस उसका ऑर्बिटल कैसे बनता है, एक डिब्बा होता है, इसको सदैव 0 ही रहता है। जो पी ब्लॉक है उसके 3 डिब्बे आएंगे, 3 ब्लॉक हैं, तो बीच वाला 0, इधर -1, इधर +1। डी ब्लॉक इसको देखते हैं, इसके होंगे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0, -1 -2 +1 +2। डी एफ ब्लॉक इसके होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में है, यस में है, तो इसे लिखेंगे 0, इसके लिए हम का मान होगा 0। अगर पी ब्लॉक में आ रहा है तो किस डिब्बे में आ रहा है उसी के हिसाब से उसका मान -1 0 +1 लिखेंगे, और सेम ऐसा ही कक्षा में लिखेंगे। और यस का मान कैसे लिखना है वो तो आप देख ही चुके हैं, +12 और -12। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वांटम संख्या कैसे लिखना है, NLMS के मान कैसे निकालेंगे वो हमने। क्वेश्चन लेते हैं, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का मान, क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसको हम 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 हो गया, उपकक्षा में विभाजित हो गया। अब इसको हम कह देंगे, पहले इसके लिए NLMS का मान, इसके लिए फिर इसके लिए। सबसे पहले 1s2 के लिए, 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बने। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे है और एक ऐसे, तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए N, L और M और S का मान देख लेते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए N कौन सी कक्षा है, कक्षा है हमारी 1, इसको हम क्या कहते हैं, कक्षा। तो इसकी भी 1 है और इसके लिए भी 1 ही रहेगी। L का मान क्या है, S कक्षा में 0 लेते हैं तो 0 ले लेंगे, M का मान भी 0 0, यहाँ पे बना देते हैं पहले, यस डी डी एफ। यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यस के लिए हमने 0 लिया, और यस का डिब्बा ऐसे होता है, एक डिब्बा होता है, इसका 0 लेते हैं, तो इसलिए हमने 0 ले लिया यम का मान। यस का पहला इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर है, इसलिए इसका +12, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, इसका हुआ -12। हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर 2s2 का भी करते हैं। अब करते हैं 2s2 का। अरे यार इसको मिटा दिया, यस पी बी एफ 0 1 2 हो गया। 2s2 का सेम निकलेगा, उसकी कक्षा की जगह आप 2 रख दीजिएगा, 2p3 का निकाल लेते हैं। 2p3, इसमें कक्षा की जगह 2 रख देना है और बाकी पूरा L का मान और M का मान 0 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मान आएगा +12 और दूसरे का मान आएगा -12। 2p3 के लिए निकालते हैं तीनों इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए और थर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कैसे बनेगा, 3 डिब्बे बनेंगे। हुंड के नियम के अनुसार 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भरेंगे, एक एक भर दिया। अब हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। अब क्या निकालना है, N, L, M और S। तो N कौन सी है, 2 है, सब में 2 2 2 लिखेंगे। L का मान लेते हैं, P कक्षा है तो 1 लेंगे, 1 1 1। अब देखिए इसको हमने क्या बताया था, ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, P में 3 1 1 1। कैसे लेते थे, इसको 0, इसको -1, इसको +1। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेंगे, -1, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है बीच वाला डिब्बा, तो
तो इसका होगा 0 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, और ये थर्ड वाला +1 तो इसको +1 आया। यस के लिए तीनों ऊपर की ओर हैं तो +12 +12 +12 हो गया। क्वांटम संख्या समाप्त होती है। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में। जे थॉमसन। कब? 1897। कैसे की थी? इन्होंने क्या किया, एक कांच की विसर्जन नली में, एक कांच की विसर्जन नली ली, उसमें सूक्ष्म मात्रा में गैस भरी और उसके बाद उसमें उच्च वोल्टता की बैटरी से इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? आइए देखते हैं। ये एक लिया, बैटरी ली, यहाँ पे उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, ऐसे जोड़ा, इधर कैथोड प्लेट लगा दी, इधर एनोड प्लेट लगा दी। इधर ये कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट। इधर कौन सी लगाई? एनोड प्लेट। अब इधर से कैथोड किरणें गुजर रही हैं, ठीक है। तो जे थॉमसन साहब ने इधर से कितने %? 0.001 mmHg का इन्होंने क्या लगाया था? डी लगाया था, ठीक है। तो इन्होंने यहां से देखा, कैथोड किरण से एनोड किरण की ओर देखा, प्रकाश की किरणें जा रही है, तो यहाँ पे एनोड किरण के पास कुछ चमकता हुआ भाग दिखाई दिया, तो उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? जिसे थॉमसन ने किसका नाम दे दिया? कैथोड किरण का नाम दे दिया। यहाँ पे उनको कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, उसका नाम दे दिया कैथोड। कैथोड ऋणात्मक होती हैं और ये एनोड धनात्मक होता है। तो यहां से जो चीज उन्हें चमक रही थी उसका नाम दिया कैथोड। अब क्या देखते हैं? कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है। कैथोड किरणें कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर चलती हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? कैथोड किरणें कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, एनोड किरणें धनावेशित होते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये बन गया। चौथा पॉइंट क्या बनेगा? कैथोड किरण के मूल कण ऋणावेशित होते हैं। कैथोड किरण के जो मूल कण होते हैं क्या होते हैं? ऋणावेशित। और ये जो ऋणावेशित कण है, इन्हीं को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। खोज हो गई। कैथोड किरण के जो मूल कण हैं तो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, जिसको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। कैथोड किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। इसको नहीं, चौथा पॉइंट, कैथोड किरणें क्या होती हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये होती हैं परवलयाकार, और चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं वृत्ताकार। चुंबकीय क्षेत्र में ये होती हैं वृत्ताकार। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई? एक बैटरी लगाई इन्होंने हाई वोल्टेज की 0.001 mmHg की, इधर कैथोड प्लेट लगा दी, इधर एनोड प्लेट लगा दी, इधर से कैथोड किरणें गुजरा दी, और इधर से देखा तो वहां पे कुछ चमकता हुआ भाग दिखाई दिया, जिसका नाम कैथोड किरण दिया। और इसका जो मूल कण होता है वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, और इसी ऋणात्मक बिंदु को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और 4 से 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। यही होता है 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ पे हम लोग विशिष्ट आवेश निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? विशिष्ट
आवेश। विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं? विशिष्ट आवेश निकालने के लिए आवेश का और द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। आवेश है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹, द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31। 31 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 10⁻12 और ये कैंसिल हो गया, 10⁻12 बचा। 1.6 का 9.1 से भाग देंगे तो आएगा 0.177। तो विशिष्ट आवेश हमारे पास निकल कर आया 0.177 इंटू 10⁻12। आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया और ये विशिष्ट आवेश भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में की। किसने की? गोल्डस्टीन ने। कब की? 1886 ईस्वी में। इन्होंने भी वही सेम बात की, ऐसी ही बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई और 0.000 कितना था, 001 mmHg ये बैटरी लगा दी आपने। यहाँ पे कैथोड प्लेट रख दी, यहाँ पे एनोड प्लेट रख दी। एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं, कैथोड और एनोड। तो गोल्डस्टीन साहब ने क्या कहा कि जे थॉमसन ने तो इधर से देखा था, अब हम इधर से देखेंगे, एनोड प्लेट साइड से देखेंगे। तो इधर से एनोड किरणें इधर की ओर दिखा दी। तो अब क्या हुआ, इन्हें भी एक चमकता हुआ भाग यहाँ पे दिखाई दे गया। तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? केनॉल किरण। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या दे दिया? केनॉल किरण। उसका क्या दिया था? कैथोड किरण। इन्होंने कहा केनॉल किरण दे दिया। और एनोड का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है? मूल कण धनात्मक होता है और इसी को इन्होंने कहा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज हो गई। कैसे हुई? जे थॉमसन ने इधर से देखा था, गोल्डस्टीन ने कहा हम इधर से देख लेते हैं, हम भी साइंटिस्ट बन जाते हैं जल्दी से। और वही जो पिछली बार लिखाए थे वैसे ही लिख देंगे। इसका प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो पुराना वाला ही हो गया। नहीं, उसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। द्रव्यमान कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। और इसका विशिष्ट आवेश भी निकाल लेते हैं। विशिष्ट आवेश पुश करके अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। कैसे निकालते थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इससे द्रव्यमान से भाग दे देंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27। 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻27 जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या बचा? 10⁻⁻19 इंटू 10⁻27। घातें आपस में जुड़ते हैं तो 27 - 19 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध 10⁸। तो विशिष्ट आवेश क्या आया? 10⁸। तो गोल्डस्टीन ने भी नकल करके साइंटिस्ट बन गया। उन्होंने कहा हम कैथोड किरण की तरफ से देखेंगे, तो उन्होंने एनोड प्लेट की ओर से देख के प्रोटॉन की खोज कर दी। अब न्यूट्रॉन की खोज पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? न्यूट्रॉन की खोज ये किसने की थी? ये की थी चैडविक भाई साहब ने। कब की थी? 1932 ईस्वी में, 1932 में। किसने की? चैडविक ने। इन्होंने कुछ कहा था कि कोई हल्के कण हैं, उन पर अल्फा कणों की बमबारी कराने से एक कण प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन।
जिसके जो मूल कण बचते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। अब समझते हैं कैसे। मान लो हमने बेरिलियम ले लिया 4 परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार होता है 9 और इसमें अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण बोलते हैं हीलियम को। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, भार 4। अब यहाँ पे ऐड करिए, सम करिए। 4 + 2 परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। 6 किसका होता है? कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन लिख देंगे। कार्बन का भार होता है 12, बट यहाँ पे जब हम भारों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 9 4 13, बट यहाँ पे तो 12 ही है। तो यहाँ पे एक ऐसा निकल कर आएगा 0n1, क्या है? क्रमांक 0 और भार 1 बच रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? न्यूट्रॉन क्या है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल करते हैं। बोरान 5 परमाणु क्रमांक 11, अल्फा कण के साथ बमबारी करवाएंगे। 5 2 7, 7 होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का भार 14, कितना हुआ? 11। अल्फा कण पहले लिख देते हैं, हीलियम होता है 2 4, 5 2 7 हुए, 11 4 होता है 15, लेकिन यहाँ 14 आ रहा है, जो बनेगा 0n1। इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे ऐसे लिखिए, अतः न्यूट्रॉन बराबर 0n1। तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन भाई साहब का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक मिनट, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है? तो सबसे पहले पढ़ें समस्थानिक को। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? ये कैसे हो गया? 1H1 1H2 1H3, 3 प्रकार के हाइड्रोजन देखेंगे आप। देखिए परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो समस्थानिक क्या होते हैं? बात समझ में आ गई कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं समस्थानिक। एग्जाम्पल में आप इसी को लिखेगा, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, और इनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समभारिक क्या होते हैं? इसका ठीक उल्टा। समभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, नहीं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, भार समान होता है। समभारिक मतलब भार समान हो, जैसे आर्गन का 18 और 40, कैल्शियम का 20 और 40। ये देखिए आर्गन और कैल्शियम में देखिए भार दोनों के समान है परंतु क्रमांक भिन्न भिन्न है। यहाँ पे क्या था? क्रमांक समान थे, भार भिन्न भिन्न थे। यहाँ पे भार समान है और क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो हम इसे कहेंगे समभारिक। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन ने जब परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे आप तरबूज खाते हैं, तरबूज लाया आपने, ऐसे मान लीजिए आपके पास तरबूज है, तरबूज के अंदर पूरा लाल लाल होता है, ऐसे ऐसे लाल लाल जो उसका गुदा होता है ऐसे भरा हुआ है, ऐसे करके। उन्होंने क्या कहा कि इसमें कुछ बीज होते हैं काले काले, जो बीच में इसके ऐसे फंसे होते हैं। तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें कहा कि जैसे तरबूज में लाल कलर से गुदा उसका भरा होता है, वैसे ही नाभिक में प्रोटॉन भरे होते हैं।
और जैसे बीच बीच में उसके बीज होते हैं, उसी प्रकार नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे कहते हैं तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो मॉडल था वो अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत नहीं दे पाया, अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत नहीं दे पाया, इसलिए ये ज्यादा चल नहीं पाया। इसके बाद फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने इसे सुधारा अपने सौर मॉडल के द्वारा। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने इस पर कैसे सुधार किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।